ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बेटा। तो क्लास 11th का ये आपका पहला लेक्चर है। इससे पहले क्लास शुरू करूं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्लास 11 का केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है बेटा। मैं चैप्टर 1 अभी नहीं करा रहा हूं, पहले चैप्टर 2 करेंगे, फिर चैप्टर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, उसके बाद 1 करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चैप्टर 1 जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उसका वेटेज भी कम है और वो पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है, मतलब उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो थोड़ा सा क्लास चालू करते ही एनर्जी जो है कहीं ना कहीं हमारा डगमगा जाता है। हम केमिस्ट्री पढ़ने आए तो हम केमिस्ट्री के बारे में अगर जाने, केमिकल वर्ल्ड के बारे में जाने तो थोड़ा मजा आता है। तो याद रखिए, मैं चैप्टर 2 कराऊंगा, फिर 3 कराऊंगा, फिर 4 कराऊंगा, उसके बाद 1 कराऊंगा। और जब आपका चैप्टर 1 चालू होगा उस समय आपका स्कूल भी खुल रहा होगा। तो ठीक चैप्टर 1 हम उस समय पढ़ेंगे और आपका स्कूल खुलेगा तो साथ साथ आप चलेंगे और आप ऑलरेडी पहले के 3 चैप्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं बेटा। देखो, चैप्टर के नाम को सुन के समझ में आ जा रहा है कि इस पूरे चैप्टर में आप एटम के बारे में पढ़ेंगे या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं एटम के बारे में, लेकिन यकीन मानो इस पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि एटम एक अलग ही चीज है। हमने कभी उसके बारे में कुछ ऐसा कल्पना भी नहीं किया कि वो ऐसा भी हो सकता है। तो अक्सर एटम के बारे में एक सिंपल सा इमेज हमारे दिमाग में बना होता है, पर जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मालूम चलता है एटम एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसे हम उसके बारे में सोचते हैं। ये अलग ही कहानी है एटम का। तो आप इस चैप्टर में एटम के बारे में सब कुछ सीखेंगे। एटम क्या होता है, एटम दिखता कैसा है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम के प्रॉपर्टीज क्या होंगे, एटम का नेचर क्या है, हर चीज जान जाएंगे। तो इस चैप्टर को शुरू जब हम करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं बेटा वो होता है, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है रेडिएशन। सबसे पहला टॉपिक है रेडिएशन, यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। हालांकि मैं एकदम क्लियर कर दूं, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो बुक में ये टॉपिक पहले नहीं दिया है। आपकी बुक में क्या दिया होगा पता है? कैथोड रेस, एनोड रेस, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये तो हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा, पर पहले चैप्टर को यहां से शुरू करेंगे और लास्ट में उसको पढ़ेंगे। कैथोड रेस, एनोड रेस, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, क्योंकि वो एक सिंपल थियरी है और क्योंकि उसको पहले भी हमने पढ़ा है तो एकदम शुरुआत में उसको लेकर चलना कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। तो हम शुरुआत करेंगे रेडिएशन टॉपिक से। अब क्वेश्चन है रेडिएशन क्या होता है। ध्यान सुनना, मैंने बोला रेडिएशन क्या होता है और ये टॉपिक इस चैप्टर में क्या कर रहा है। अब क्या लगता है आपको बेटा, जब हम ये सुनते हैं रेडिएशन दिमाग में क्या आता है? जब भी हम रेडिएशन सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? अच्छा बोले, एक बात बताओ, आपके हिसाब से किस चीज से निकलता है रेडिएशन? किस चीज में से निकलता है रेडिएशन? कोई भी एग्जांपल बताओ। अक्सर जब हम ये वर्ड सुनते हैं रेडिएशन तो दिमाग में आता है सन। सन में से आता है रेडिएशन, मोबाइल में से निकलता है रेडिएशन, बल्ब में से निकलता है रेडिएशन, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस में से निकलता है रेडिएशन, गर्म लोहे के टुकड़े में से निकलता है रेडिएशन। तो ये कुछ एग्जांपल है जहां से हमको पता है कि क्या निकलता है, रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन के एग्जांपल बताओ, क्या क्या रेडिएशन जानते हैं आप? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब क्या है? रेडिएशन है। तो कहीं ना कहीं आप इन सभी चीजों के बारे में अभी समझने वाले हो। पहले बात करते हैं रेडिएशन क्या होता है। तो जब भी हम लोग सुनते हैं ना कि रेडिएशन, तो कई बच्चे कहते हैं सर वेव। मैं जब पूछता हूं बच्चों से क्या लगता है क्या होता होगा रेडिएशन, तो बच्चे बोलते हैं वेव, कोई बच्चा बोलता है एनर्जी, कोई बच्चा बोलता है फ्रीक्वेंसी, मतलब अपने हिसाब से आंसर मिलता है। पर एक्चुअल में रेडिएशन क्या है बेटा? रेडिएशन एक एनर्जी है। रेडिएशन एक एनर्जी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, वैसे ही रेडिएशन भी एक एनर्जी है। लेकिन इसमें खास बात है, रेडिएशन में खास बात है। क्या खास बात है? रेडिएशन में खास बात यह है बेटा कि जब भी किसी चीज में से रेडिएशन निकलता है, जब भी किसी चीज में से रेडिएशन निकलता है तो बेटा वो वेव बनाता हुआ निकलता है। ये खास बात है और ये प्रॉपर्टी किसी और एनर्जी में नहीं होता। तो जल्दी बताओ रेडिएशन क्या है? तुम कहना सर रेडिएशन एक एनर्जी है जो क्या बनाता हुआ मूव करता है बेटा? वेव। आप दुनिया का कोई भी रेडिएशन ले आओ, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कॉस्मिक रेस, रेडियो वेव्स, एक्सरे, गामा रे, आप दुनिया का कोई भी रेडिएशन ले आओ,
सब में एक चीज कॉमन है, क्या बनेगा? वेव। आप कुछ भी ले आओ, रेडिएशन ए, रेडिएशन बी, रेडिएशन सी, आप कोई भी रेडिएशन ले आओ, सब में ना वेव बनेगा। लेकिन 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 किसी में ऐसा वेव बनेगा, किसी में ऐसा वेव बनेगा, तो किसी में ऐसा बनेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी एक रेडिएशन का वेव दूसरे से मैच नहीं होता। देखो, इसका थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग है, इसका थोड़ा अलग है। तो इस बात को याद रखना है कि चाहे कोई भी रेडिएशन हो, वो वेव तो बनाएगा, लेकिन कभी भी एक रेडिएशन का वेव दूसरे से मैच नहीं करता। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये वेव एक रेडिएशन के लिए। जैसे आपको पता है, पूरे वर्ल्ड में किसी दो इंसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, किसी दो इंसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। तो फिंगरप्रिंट क्या है आपके लिए? आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट किसी और से मैच नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार वेव एक रेडिएशन का दूसरे से मैच नहीं होता। तो क्या समझे बेटा? वेव एक रेडिएशन की आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, उसी से वो पहचाना जाता है। अच्छा, इस टाइप का वेव बना है यानी ये वाला रेडिएशन होगा, इस टाइप का वेव बना है मतलब ये वाला रेडिएशन होगा। तो रेडिएशन अपने वेव से पहचाना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब हमको यह समझ में आ रहा है कि वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, रेडिएशन क्या होता है हमको यह पढ़ना है, पर उससे पहले हमको ना वेव क्या है यह समझना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर तुमने वेव क्या होता है यह समझ लिया, तो रेडिएशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हमें पढ़ना तो रेडिएशन है, पर उससे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? वेव के बारे में। और एक बार अगर हमको वेव समझ में आ गया, तो अपने आप रेडिएशन क्या है समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले काम करते हैं। रेडिएशन क्या होता है बेटा? एनर्जी होता है जो क्या बनाता है, मूव करता है, वेव। पहले काम करो, रेडिएशन का डेफिनेशन लिखो। बोलता हूं मैं, रेडिएशन का डेफिनेशन लिखो। तो लिखना, इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज द टाइप ऑफ an energy which propagate यानी कि मूव करना, which propagate in form of wave, which propagate in form of wave, यानी कि वो वेव के फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, पर उससे पहले हम क्या समझेंगे बेटा? वेव क्या होता है। चलो अपने कॉपी में लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अच्छा, तो वेव के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो बेटा, वेव के ना 4 प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। पहला प्रॉपर्टी है बेटा वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ क्या होता है? गौर से सुनिएगा। ये देखो, मैंने यहां पर एक वेव बना लिया। बेटा, आपको पता है इस वेव का जो हाइट होता है ना, हाइट, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रस्ट। और ये जो नीचे गहराई है यानी डेप्थ है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। आपने एक चीज नोटिस किया? आपने एक चीज नोटिस किया क्या? कि इन दोनों क्रस्ट के बीच जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी है, यहां पर भी है, और जितना डिस्टेंस इन दोनों क्रस्ट के बीच है, उतना ही डिस्टेंस इन दोनों ट्रफ के बीच भी है, इन दोनों ट्रफ के बीच भी है। तो बेटा, अगर कोई तुमसे पूछता है वेवलेंथ क्या होता है, तो कह देना किसी भी दो क्रस्ट या किसी भी दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। और वेवलेंथ को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। कौन सा साइन है बेटा? ये लैम्डा। क्या बोलते हैं साइन को? लैम्डा। तो आप यहां से यहां के डिस्टेंस क्या मान लेंगे? लैम्डा। तो जल्दी बताओ, वेवलेंथ क्या होता है? तो बोलना किसी भी दो क्रस्ट या किसी भी दो ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होगा, क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। और क्योंकि सभी रेडिएशन का अलग अलग वेव बनता है, तो सबका अलग अलग वेवलेंथ होगा, है ना? तो फिर से बताइए, क्या होता है वेवलेंथ? दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ। लिखो, डेफिनेशन बोलता हूं मैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज the distance between two successive crust, it is the distance between two successive crust or trough,
इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। करेक्ट। अच्छा, तो वेवलेंथ क्या है हमने समझ लिया। अच्छा बेटा, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता होगा? वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? मैंने बोला वेवलेंथ, लेंथ, लेंथ। तो अरे भाई, मैं इस पेन का लेंथ निकालूं, चाहे इस बोर्ड का लेंथ निकालूं, चाहे इस कमरे का लेंथ निकालूं, चाहे वेव का लेंथ निकालूं, लेंथ का यूनिट तो मीटर ही होता है ना? यूनिट क्या होता है बेटा उसका? मीटर। पर एक परेशानी है, आप जब बुक खोलोगे ना तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें वेवलेंथ का वैल्यू मीटर में नहीं दिया रहता, बल्कि कभी कभी पिकोमीटर में दिया रहता है, कभी कभी नैनोमीटर में दिया रहता है, कभी कभी माइक्रोमीटर में दिया रहता है, कभी कभी सेंटीमीटर में दिया रहता है, कभी कभी एंगस्ट्रॉम में दिया रहता है। ये सब क्या है? ये सब भी लेंथ के यूनिट है। पर ये किस टाइप के यूनिट है? छोटे। किलोमीटर मतलब बड़ा लेंथ, मीटर छोटा हो गया, सेंटीमीटर और छोटा, ये लोग और छोटे होते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वेवलेंथ का वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर याद रखना वेवलेंथ का वैल्यू चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, आपको उसको अल्टीमेटली किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? मीटर में लाना पड़ेगा। अब कैसे करोगे आप ये काम? तो ये देखो, आपको करना क्या है बेटा, ये कन्वर्जन याद रखना है। जैसे कि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है बेटा, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है बेटा, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है बेटा, और 1 सेंटीमीटर तो जानते ही होंगे 10⁻�2 मीटर होता है। तो ये सब आपको याद करना है। ये कहां काम आएगा बताता हूं, ये कहां काम आएगा, इधर देखना। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कि वेवलेंथ का वैल्यू 200 नैनोमीटर है, चलो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो नैनोमीटर को मीटर कैसे बनाओगे? तो बेटा नैनोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻9। तो नैनोमीटर क्या बन जाएगा? मीटर। अच्छा जी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना बेटा, 200 को 2 इंटू 10⁻2 भी लिख सकता हूं। और यहां पर क्या लिखा है? 10⁻⁻9 मीटर। सॉल्व करोगे कितना आएगा बेटा? ये 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो बस मैं ये बता रहा हूं कि वेवलेंथ का वैल्यू चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल नहीं होता, ये हो जाता है। प्लीज कॉपी करेंगे इसको, पूरा कॉपी करो। कॉपी हो गया? ठीक। तो ये हो गया, ये है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव का पहला प्रॉपर्टी। वेव का पहला प्रॉपर्टी क्या था? ये वेवलेंथ। चलो अब दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। अब दूसरा प्रॉपर्टी वेव का क्या है? फ्रीक्वेंसी। वेव का ये दूसरा प्रॉपर्टी बेटा, वेव का ये दूसरा प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुमको पता है? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम से है, टाइम से। तो जब भी हम किसी प्रोसेस को टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो हम बोलते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? उसका फ्रीक्वेंसी। जब भी कोई कंटिन्यू चलने वाले प्रोसेस को हम टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं बेटा? उसका फ्रीक्वेंसी कहला रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको वेव बना के दिखाया, तुमको पता है जब कोई वेव यहां से यहां पहुंचता है, जब कोई वेव यहां से यहां पहुंचता है तो जानते हो उसका मतलब क्या होता है? वेव ने एक साइकिल बना लिया। जब भी कोई वेव यहां से यहां पहुंचेगा तो
तुम कहना वेव ने एक साइकिल बना लिया, ठीक। अच्छा, लेकिन अब यहां पर देखना मैं क्या करने वाला हूं, गौर से देखना बेटा। मैं यहां पर आपके सामने दो वेव बनाऊंगा। ये देखो, मैं आपके सामने दो वेव बनाऊंगा, इसको एकदम ध्यान से देखना। ये देखो, ये देखो, ये एक वेव है और ये एक वेव है, ठीक। और मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को किसके साथ रिलेट करते हैं, टाइम के साथ। तो बेटा मैंने क्या किया, इन दोनों को ना, इन दोनों को एक टाइम दे दूंगा। मान लो कि मैंने इनको दे दिया 1 सेकेंड। मैंने इन दोनों वेव को कितना टाइम दे दिया, 1 सेकेंड। अब यहां पर क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये दोनों वेव 1 सेकेंड में कितने बार साइकिल बनाएंगे। साइकिल मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक को बोलते हैं एक साइकिल। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दोनों वेव 1 सेकेंड में कितना साइकिल बनाएंगे। तो बेटा ये देखो, यहां से यहां एक साइकिल हो गया, फिर ये हो गया 2 साइकिल, फिर 3, 4, 5 और 6। तो इस वेव ने बनाया 6 साइकिल इन 1 सेकेंड, दैट इज 6 साइकिल पर सेकेंड। अच्छा, इसमें कितने साइकिल बने हैं बेटा, इधर देखो, ये हो गया 1 साइकिल, ये हो गया 2 साइकिल, ये हो गया 3 साइकिल। तो इसने बनाया 3 साइकिल 1 सेकेंड में, दैट इज 3 साइकिल पर सेकेंड। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस टाइम के रेस्पेक्ट में जब देखते हैं तो हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहां कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं, साइकिल बनने का प्रोसेस देख रहे हैं। तो बताओ इस वेव ने 1 सेकेंड में कितना साइकिल बनाया, 6। और इस वेव ने 1 सेकेंड में कितना साइकिल बनाया, 3। तो बेटा कोई पूछेगा ना फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बोलना 1 सेकेंड में कोई भी वेव कितना साइकिल बनाएगा, ये उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। कोई भी वेव 1 सेकेंड में कितना साइकिल बनाएगा, ये उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और साइकिल जितना ज्यादा बनेगा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा होगा। तो बताओ किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऊपर वाले का। तुमने क्या बोला, ऊपर वाले का। अच्छा, मैं बताना भूल गया, फ्रीक्वेंसी को इस साइन से डिनोट करते हैं बेटा, इस साइन को बोलते हैं न्यू। तो तुमने कहा ऊपर वाले में ज्यादा साइकिल बना है, यानी ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, हाई। नीचे में कम साइकिल बना है, यानी बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो। तो याद रखना, जितना ज्यादा साइकिल बनेगा हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जितना कम साइकिल बनेगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम। अच्छा, लेकिन तुमने एक चीज नोटिस किया बेटा, यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ छोटा है। यहां फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ा है। तो क्या समझे, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ छोटा होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ बड़ा होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है। अच्छा बेटा, आपको पता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट साइन देते हैं। तो यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद मैंने कांस्टेंट साइन दे दिया C, ये फॉर्मूला बन गया। अब वो C क्या है, तो बेटा ये जो C है ना, यहां पर जो C है, C एक कांस्टेंट है। अब इसका वैल्यू कितना होता होगा ये बताओ। अभी आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट भी एक रेडिएशन है, इंफ्रारेड भी रेडिएशन है, और लाइट भी एक रेडिएशन है। तुमको पता है, चाहे लाइट हो, चाहे अल्ट्रावायलेट, चाहे इंफ्रारेड, चाहे कॉस्मिक रेस, चाहे रेडियो वेव्स, इन सब का वेलोसिटी फिक्स होता है, इन सब का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लेना था, और ये सब रेडिएशन है, और सभी रेडिएशन का वेलोसिटी कितना होता है, बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो C है ना, C का वैल्यू कितना लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो ये C का वैल्यू है। तो पहले से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, पहले डेफिनेशन लिख लो इसका, फ्रीक्वेंसी के पहले डेफिनेशन लिखो। तो एक बार याद दिलाओ क्या होता फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने साइकिल बनेंगे, क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल, इट इज द नंबर ऑफ साइकिल formed by a wave, formed by a wave in 1 second. It is the number of cycle formed by a wave in 1 second. अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो बेटा। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला समझो, ये जो लिखा हूं ना, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बेटा, इसे आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लिए? अच्छा, अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो सकता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा। तुम क्या लिखो, यहां देखो 6 साइकिल पर सेकेंड, तो जो साइकिल पर सेकेंड यही तो यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा बेटा, साइकिल पर सेकेंड। इसको ना सिर्फ पर सेकेंड भी लिखते हैं, इसको सिर्फ पर सेकेंड भी लिखते हैं, और पर सेकेंड को हर्ट्स भी बोलते हैं बेटा, हर्ट्स। साइकिल पर सेकेंड को हर्ट्स बोलते हैं, पर सेकेंड को हर्ट्स बोलते हैं। तो अब ये बताओ, अगर यहां पर लिखा है 6 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 6 हर्ट्स, यानी इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना है, 6, और इसका यूनिट क्या है बेटा, 3 हर्ट्स। अब समझे, हर्ट्स कहीं पर भी जब हर्ट्स लिखा हुआ दिखता है उसका मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ, जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह में, हमको पता है कि वो एक रेडिएशन कैच करता है, मोबाइल एक फ्रीक्वेंसी कैच करता है। जैसे मोबाइल में होता है ना ऑप्शन रेडियो का, तो रेडियो का एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, वो तो 92.5 FM ऐसा कुछ कुछ बोल रहे होते हैं। तो रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो गाना बदल जाएगा, मतलब दूसरा कोई चैनल पहुंच जाएगा, और चेंज करोगे दूसरा स्टूडियो पहुंच जाएगा। तो रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में चलता है। मान लो कि मेरे मोबाइल में बेटा, मान लो मेरे मोबाइल में मैं रेडियो चला रहा हूं, ठीक है, मान लो कि मैं रेडियो चला रहा हूं मोबाइल में, और ये 98.5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है। अगर मेरा मोबाइल जो है इसमें रेडियो चल रहा है और 98.5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा है, इसका क्या मतलब समझे, इसका यह मतलब है बेटा कि इस मोबाइल में जो रेडिएशन आ रहा है वो क्या 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 98.5 हर्ट्ज का है, यानी कि 98.5 साइकिल बनाता हुआ आ रहा है इन 1 सेकेंड। तो हर्ट्ज मतलब क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड। तो अगर रेडियो कहता है कि मैं 98.5 हर्ट्ज कैच कर रहा हूं, यानी कि इस रेडियो में जो रेडिएशन वो कैच कर रहा है वो 98.5 हर्ट्ज वाला है, यानी कि जो रेडिएशन आ रहा है वो 98.5 साइकिल बनाता हुआ आ रहा है इन 1 सेकेंड। करेक्ट? अच्छा, तो ये मैंने बता दिया। एक बात याद रखना, कभी कभी एग्जाम में फ्रीक्वेंसी का यूनिट मेगा हर्ट्ज में भी दिया रहता है बेटा, कभी कभी किलो हर्ट्ज में भी दिया रहता है बेटा, पर परेशान मत होना, 1 मेगा हर्ट्ज 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है, यानी 10⁶ साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। और 1 किलो हर्ट्ज
जो है वो 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर होता है या फिर 10⁻³ साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे आगे चल के। कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए? ठीक, तो पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? किसी भी दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। फिर हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? एक सेकंड में कितना साइकिल बनेगा, ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पर। तो बेटा अब तीसरा प्रॉपर्टी है, बेटा अब तीसरा प्रॉपर्टी है वेव नंबर। वेव नंबर, और वेव नंबर को हम इस साइन से डिनोट करते हैं वी बार। अब वेव नंबर क्या है? अब सुन के ही समझ में आ जा रहा है। वेव नंबर, नंबर नंबर काउंटिंग करने वाला है किस चीज का? काउंटिंग होने वाला किसी चीज का। किसका काउंट होगा? क्या लगता है किस चीज काउंट करूंगा मैं? साइकिल का। किसी वेव में कितने साइकिल हैं उसका काउंटिंग करने उतर जाऊं, मतलब मैं क्या काउंट कर रहा हूं? वेव नंबर। तो बेटा वेव नंबर क्या होता है यहां देखना। मान लो कि मैंने यहां से लेकर के यहां तक 1 मीटर का डिस्टेंस मैंने बना लिया। 1 मीटर का डिस्टेंस। फिर मैंने क्या देखा? यहां से एक वेव आ रहा है। ये देखो भाई, एक वेव आ रहा है और वो मूव करते 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 आगे जा रहा है। एक और वेव आ रहा है, मूव करते करते आगे जा रहा है। लेकिन बेटा ये दोनों वेव कहां से आए और कहां जा रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो इस बात से मतलब है कि मैंने जो डिस्टेंस बनाया है, मैंने जो डिस्टेंस बनाया है कितना? 1 मीटर। उस 1 मीटर के अंदर कितने साइकिल हैं? 1 मीटर के अंदर मुझे कितने साइकिल दिखाई दे रहे हैं, क्या कहलाएगा वो? वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है? 1 मीटर के अंदर कितने साइकिल पाए जाएंगे, 1 मीटर के अंदर कितने साइकिल प्रेजेंट होंगे, क्या कहलाएगा वो? वेव नंबर। लिखो डेफिनेशन बोलता हूं मैं। इट इज द नंबर ऑफ साइकिल, इट इज the number of cycle formed by a wave in 1 second. It is the number of cycle formed by a wave in रुको, it is the number of cycle formed by a wave in 1 meter distance. It is the number of cycle formed by a wave in 1 meter distance. क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ साइकिल प्रेजेंट इन 1 मीटर डिस्टेंस। नंबर ऑफ साइकिल प्रेजेंट इन 1 मीटर डिस्टेंस, ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा बेटा वेव नंबर को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। क्या होता है वेव नंबर? वी बार, वी बार। अच्छा बताओ दोनों में से किस में वेव नंबर ज्यादा है? किस में आपको वेव नंबर ज्यादा दिख रहे हैं? ऊपर वाले में तुमने बोला वेव नंबर ज्यादा है, नीचे वाले में वेव नंबर कम है। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस किया, ऊपर वाले में वेव नंबर ज्यादा है लेकिन फिर बेटा वेवलेंथ छोटा है। इसमें वेव नंबर कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ा है। तो इसका यह मतलब निकला क्या कि वेव नंबर और वेवलेंथ, वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर रेसिप्रोकल है। देखो मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पर लिख क्या दिया मैंने? रेसिप्रोकल लिख दिया। तो क्या फर्क है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और रेसिप्रोकल में? क्या फर्क होता है? उसमें कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं है। उसका मतलब लेकिन समझते हो? नहीं समझते? बताता हूं, देखो बताता हूं मैं। मेरे हाथ को देखना,
मेरा एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ नीचे आएगा। ये देखो, एक ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, कुछ तो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? स्पीड। तो दोनों हाथ का स्पीड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब भी कोई दो प्रोसेस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चेंज हो पर अपोजिट हो, कहलाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उसमें कांस्टेंट आता है। फिर मेरा हाथ देखो, एक हाथ नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा। ये देखो, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, पर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है। कांस्टेंट क्या इनका? स्पीड सेम है इनका? स्पीड कांस्टेंट है इसका? नहीं। स्पीड सेम है क्या? नहीं, पर है तो अपोजिट। तो जब कोई दो चीज अपोजिट हो पर उसमें कुछ भी कांस्टेंट ना हो, क्या कहलाता है वो? रेसिप्रोकल। पर मैं कहूंगा दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या रेसिप्रोकल हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, अपोजिट। अपोजिट है ना? क्या अपोजिट है? वेव नंबर ज्यादा था तो वेवलेंथ क्या था बेटा? छोटा, है ना? अपोजिट। वेव नंबर कम है तो वेवलेंथ क्या है बेटा? ज्यादा, है ना? अपोजिट। ठीक। अब चलो यूनिट की बात करते हैं कि आखिर वेव नंबर की यूनिट क्या होगी। तो बेटा तुमने फॉर्मूला क्या लिखा है वेव नंबर का? 1/λ। और आपको पता है? हाँ पता ही है, लैम्डा मतलब मीटर होता है। तो फिर वेव नंबर क्या हो गया बाबू रे? मीटर इनवर्स। तो बेटा फिर पूछेगा वेव नंबर का यूनिट क्या है? बोलते ना मीटर इनवर्स। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? ठीक। तो फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। वेवलेंथ क्या था? दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या था? एक सेकेंड में कितने साइकिल बनेंगे? एक सेकेंड में कितने साइकिल? और यहां पर एक मीटर में कितने साइकिल? एक सेकेंड में कितने साइकिल? फ्रीक्वेंसी। एक मीटर में कितने साइकिल? वेव नंबर। अब बेटा लास्ट प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी है वेव का, और वो है पीरियड। पीरियड या फिर टाइम पीरियड भी कह सकते हो, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब मैंने बोला पीरियड, पीरियड का मतलब होता है बेटा टाइम। पीरियड का मतलब होता है टाइम। अब जरा समझते हैं। जैसे मान लो कोई टीचर है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, 1 घंटे का उसने लेक्चर लिया। तो अगर कोई टीचर 1 घंटे का लेक्चर लेता है, तुम कहोगे उस टीचर का पीरियड क्या था? 1 आवर का, 1 घंटे का। जब एक टीचर जब एक टीचर 1 घंटे तक पढ़ाता है तो हम कहते हैं टीचर ने 1 घंटे का पीरियड लिया, तो टीचर का पीरियड क्या था? 1। पर अगर कोई टीचर अपना लेक्चर पूरा करने में 2 घंटा लगा दे तो आप कहेंगे उसने 2 घंटे का पीरियड लिया। तो एक टीचर अपना एक लेक्चर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है, यह उस टीचर का क्या था? पीरियड। कोई टीचर अपना एक लेक्चर पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, यह उसका क्या कहलाएगा? पीरियड। ठीक उसी प्रकार कोई भी वेव अपना एक साइकिल बनाने में, कोई भी वेव अपना एक साइकिल बनाने में, एक साइकिल बनाने में कितना टाइम लगाता होगा, ये वेव का पीरियड है। कोई भी वेव अपना एक साइकिल बनाने में कितना टाइम लगाएगा, ये उसका क्या कहलाएगा बेटा? एक पीरियड कहलाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे बताना पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम। मैं तुम्हारे सामने दो वेव बनाऊंगा, आपको बताना किसमें मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है। ये देखो
ये एक वेव बनाया मैंने और ये एक वेव बनाया, किसमें टाइम ज्यादा लगा? नीचे वाले में टाइम ज्यादा लगा। तुमने बोला ऊपर वाले में टाइम कम लगा और नीचे वाले में टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इन दोनों में से किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ऊपर वाले का। कैसे पहचानते फ्रीक्वेंसी? जब वेव पास पास होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, जब वेव दूर दूर होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो बेटा ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा, और नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? कम। तो तुम क्या देखे? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका टाइम पीरियड कम, जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका टाइम पीरियड ज्यादा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर रेसिप्रोकल होता है? तो यह है बेटा पीरियड का फॉर्मूला। और अगर मैं पूछूं यूनिट क्या होगा, अरे भाई पीरियड मतलब टाइम होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है भाई? सेकेंड। जल्दी बताओ फिर से, क्या होता है पीरियड? किसी भी वेव को एक साइकिल बनाने में कितना टाइम लगेगा, क्या कहलाएगा उसका? पीरियड। कॉपी करो, सॉरी पहले डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, it is the time required to form, it is the time required to form one cycle by a wave, it is the time required to form one cycle by a wave, correct? कॉपी करो इसको। बना लिए? ठीक। तो बेटा हमने चार प्रॉपर्टी वेव के पढ़ लिए। पहला क्या था? वेवलेंथ। दूसरा क्या था? फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या था? वेव नंबर। चौथा क्या था? पीरियड। अब हमको वेव के चार प्रॉपर्टी समझ में आ गए, पर तुम मुझे याद दिलाओ वेव के प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको किसके बारे में पढ़ना है? रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन के बारे में। तो हमको रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। पर उससे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना था? वेव। वेव पढ़ लिए। अब वेव समझ में आ गया, वेव के चार प्रॉपर्टी समझ में आ गए। अब देखना रेडिएशन क्या होता है, आपको आराम से समझ में आ जाए। अब रेडिएशन एक्चुअली में क्या होता है? रेडिएशन एक्चुअली में क्या होता है? रेडिएशन क्या होता है, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्टडी किया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने। लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसने रेडिएशन का मतलब ही बदल के रख दिया। एक साइंटिस्ट जिसे हम कहते हैं बेटा मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, ये जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने रेडिएशन के ऊपर इतना गहराई से स्टडी किया, इतना डीप स्टडी किया, और ऐसी ऐसी बातें बताई जो कोई नहीं जानता था। प्लैंक ने रेडिएशन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो उस समय कोई नहीं जानता था, इवन आज भी कोई नहीं जानता है। तो आखिर रेडिएशन ने क्या बताया, माफ कीजिए प्लैंक ने क्या बताया? तो प्लैंक ने अपने थ्योरी में दो बातें बताई। प्लैंक ने अपने थ्योरी में दो बातें बताई, एक कि किस चीज से निकलता है रेडिएशन, और दूसरा अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों होती है। प्लैंक आपको क्या बताएंगे? दो बातें। पहला, किस चीज से निकलता है रेडिएशन, और दूसरा अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों पाई जाती है। तुम मुझे बताओ, क्या अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी होती है? हैं? चलो चेक करते हैं। ये देखो बेटा, विजिबल लाइट जानते हो क्या होता है? विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में 7 रंग के रेडिएशन होते हैं बेटा,
7 रंग के रेडिएशन, क्या क्या, ये देखो, विबग्यो। चलो बताओ, इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? रेड का, वायलेट का होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट का होता है, पर तुमने क्या बोला? रेड। मैं जब भी ये क्वेश्चन पूछता हूं ना, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, तो ज्यादातर बच्चे रेड बोल देते हैं। जानते हो सर क्यों? तुम रेड क्यों बोला पता है? मैं बताता हूं। मैंने पूछा सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, तुमने बोला रेड। मैं पूछता ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, तब भी आप बोलते रेड। सबसे ज्यादा वेव नंबर किसका, तब भी आप बोलते रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, तब भी आप बोलते रेड। सबसे ज्यादा ये किसका है, तब भी बोलते रेड। सबसे ज्यादा वो किसका है, तब भी आप बोलते रेड। मतलब मैं कुछ भी पूछता आप रेड ही बोलने वाले थे, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आया कि मैंने बचपन में पढ़ा है कि रेड का कुछ तो ज्यादा होता है। रेड का पढ़े हो ना, रेड का कुछ तो ज्यादा होता है, पर फटाक से याद नहीं आया क्या ज्यादा होता है? वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन एनर्जी किसका ज्यादा होता है? वायलेट का। बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? वायलेट का। और सबसे कम एनर्जी किसका होता है बेटा? रेड का। और तुमको पता है जिस रेडिएशन का एनर्जी रेड से भी कम होता है उसको बोलते हैं बेटा इंफ्रारेड, और जिसका एनर्जी वायलेट से भी ज्यादा होता है उसे बोलते हैं बेटा अल्ट्रावायलेट। वायलेट ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा अल्ट्रावायलेट। रेड कम होता है, उससे भी कम। समझे? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी होती है। पर यही तो जानना है क्यों। प्लैंक आपको 2 बातें बताएंगे कि आखिर अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों होती है, पर ये बाद में बताएंगे। पहले हम कुछ और जानने वाले हैं कि रेडिएशन निकलता किस चीज से है। किस चीज से निकलता है? कौन निकालता है रेडिएशन? एटम। कोई पूछेगा ना किस चीज से निकलता है रेडिएशन, बोल देना बेटा एटम से। अच्छा बताओ, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या चीज से बनी होती हैं? एटम से। अब सुनो, तुम कह रहे हो हर चीज एटम से बना है, और प्लैंक कह रहे हैं एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। प्लैंक कहते हैं कौन निकालता है रेडिएशन बेटा? एटम निकालता है। ये किसने बोला? प्लैंक ने बोला। प्लैंक ने क्या बोला? एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। ओके, एटम क्या निकालता है भाई? रेडिएशन निकालता है। तो प्लैंक ने कहा एटम रेडिएशन निकालता है, और तुम कह रहे हो हर चीज एटम से बना है। ये पेन भी एटम से बना है, ये बोर्ड भी एटम से बना है, तुम भी एटम से बने हो, मैं भी एटम से बना हूं, टेबल कुर्सी पंखे सब कुछ क्या चीज से बना है? एटम से। क्या समझे इसका मतलब? सब चीज से निकलता है रेडिएशन। यानी इस पेन से भी निकल रहा है रेडिएशन, मेरे अंदर से भी निकल रहा है रेडिएशन। पर क्वेश्चन मुझे पता क्यों नहीं चला? अगर मेरे अंदर से रेडिएशन निकलता है तो मुझे मालूम क्यों नहीं चला आज तक? क्योंकि बेटा हम जिन चीजों को देखते हैं, रोज छूते हैं, पकड़ते हैं, इनमें से ऐसा रेडिएशन निकलता है जिसका एनर्जी बहुत कम रहता है। क्या? इंफ्रारेड। मैं जब किसी बच्चे से पूछता हूं किस चीज से निकलता है रेडिएशन, तो बच्चा बोलता है सन में से आता है रेडिएशन, मोबाइल में से निकलता है रेडिएशन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलता है रेडिएशन, गर्म लोहे के टुकड़े में से निकलता है रेडिएशन। पर आपको ये पता भी था? आपको पता था इस पेन में से भी निकलता है रेडिएशन? नहीं। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है, रेडिएशन मतलब हार्मफुल। सन से आता है रेडिएशन, हार्मफुल है। मोबाइल से निकलता है रेडिएशन, हार्मफुल है। पर मैं तो इस पेन को रोज छूता हूं, मुझे कुछ नहीं होता। तो मुझे क्या लगने लगा था? इसमें से कुछ नहीं निकलता। पर नहीं, इसमें से भी निकलता है रेडिएशन, पर वो हार्मफुल नहीं था। कौन था? इंफ्रारेड। तो हम सब क्या निकाल रहे हैं? इंफ्रारेड। तो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट क्या निकालता है बेटा? रेडिएशन। हाँ, वो बात अलग है, कोई ज्यादा एनर्जी वाला निकालता है तो कोई कम एनर्जी वाला। पर एक बात कॉमन है, हर चीज क्या चीज से बना है? और एटम ही क्या निकालता है? अब क्वेश्चन है कैसे निकालता है? आखिर एक एटम कैसे निकालता है रेडिएशन? बताता हूं। एक एटम कैसे निकालता है रेडिएशन। बेटा ये बताओ, मैं आपके सामने एक एटम बना रहा हूं। ये देखो, एक एटम में कितने शेल होते हैं बेटा? ये हो सकते हैं
एक एटम में कितने शेल होते हैं पता है? 7। बहुत सारा नहीं, 7। किसी भी एटम में कितने शेल होते हैं? 7। तो मान लो मैंने एक एटम बना लिया। अच्छा जरा मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं। मैंने कहा किसी भी एटम में मैक्सिमम कितना शेल हो सकता है? 7। पर आपको पता है, सुनना ध्यान से, सभी एटम में 7 शेल होता है। सभी एटम में 7 शेल होता है। हाइड्रोजन में भी 7 शेल होता है। पर तुम कहोगे सर हम तो बचपन में पढ़े हैं हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है। पढ़े हो ना? पर नहीं, हाइड्रोजन में भी 7 शेल होता है। पर दिखता कितना? सिर्फ उसका एक। तो आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर सभी एटम में कितने शेल होते हैं? 7। इसी चैप्टर में आगे चल के मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा कि हाइड्रोजन में भी 7 शेल होता है। तो बस इतना याद रखना, सभी एटम में 7 शेल होता है। किसी किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता, पर होता 7 शेल है। मान लो बेटा मैंने एक एटम बना लिया और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तुमको पता है जब इलेक्ट्रॉन पास में रहता है ना, उसका एनर्जी कम रहता है, और दूर चला जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाता है। यानी कि पास वाले शेल का एनर्जी कम रहता है बेटा, और जैसे जैसे दूर जाओ तो एनर्जी बढ़ता है। ठीक? अच्छा अब ये एक एटम है। अब इस एटम को ना, इस एटम को बेटा मैं बाहर से एनर्जी दूंगा। इस एटम को मैं बाहर से एनर्जी दूंगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पहले कम था, कम था, तुमने क्या दे दिया? एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाए तो फिर वो कम एनर्जी वाले शेल में क्यों घूमेगा? वो तो उछल के ऊपर कहीं चला जाएगा और ऊपर में जाके घूमेगा। लो ये ऊपर में घूम रहा है क्योंकि आपने उसका क्या बढ़ा दिया? एनर्जी बढ़ा दिया। तो याद रखना, किसी भी एटम को जब बाहर से एनर्जी मिलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके ऊपर चला जाता है और यूपर में घूमने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चढ़ तो गया ऊपर, उसकी एनर्जी बढ़ गई। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है। जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल। तो बेटा वो ऊपर चढ़ गया लेकिन क्या हो गया है? अनस्टेबल। तो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा भाई। कोई भी चीज जो अनस्टेबल है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। कैसे करेगा? ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? अरे बहुत सिंपल सी बात है, फिर नीचे आएगा और क्या। लेकिन 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 बेटा जब ये नीचे आता है ना, तो नीचे आते समय वो पूरा एनर्जी निकाल देगा, पूरा एनर्जी को निकाल देगा। कौन सा एनर्जी निकाला उसने? तुमने कुछ देर पहले एनर्जी दिया था, उसके अंदर एनर्जी भर गया था, एनर्जी लेके ऊपर चला गया, उसके अंदर एनर्जी भर चुका है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उसी को निकाल देगा, फिर से नीचे आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या पता है? ये जो एनर्जी निकला ना, किस फॉर्म में निकलता है पता है? किस फॉर्म में निकलता है बेटा? रेडिएशन। और हम कहते हैं एटम ने क्या निकाला? रेडिएशन निकाला। इस तरह से एटम क्या निकालता है बेटा? रेडिएशन निकालता है। अब एक एटम क्या रेडिएशन निकालना बंद कर सकता है? नहीं। एक एटम जब तक जिंदा है वो रेडिएशन निकालना बंद नहीं करेगा। क्योंकि बेटा आप इस एटम को लेके दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, किसी भी कोने में, एनर्जी तो सब जगह होता है भाई। कोई ऐसी जगह है क्या जहां एनर्जी ना पाई जाए? नहीं। तो पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एनर्जी ना हो। तो क्या समझे बेटा? ये एटम चाहे कहीं भी हो उसको एनर्जी मिलता रहेगा, एनर्जी मिलता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा तो क्या निकालता रहेगा? यानी कि एक एटम कभी भी रेडिएशन निकालना बंद नहीं करता। हाँ वो बात अलग है कि कोई एटम ज्यादा एनर्जी निकालता है, कोई एटम कम। वो भी समझा देता हूं मैं। अगर किसी एटम को बाहर से कम एनर्जी मिलेगा, कम एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो जल्दी नीचे आएगा, जल्दी नीचे आएगा तो कम एनर्जी निकालेगा। क्या? लेकिन अगर किसी एटम को बाहर से ज्यादा एनर्जी दोगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा, तो नीचे आते समय ज्यादा एनर्जी निकालेगा। क्या निकालेगा? अल्ट्रावायलेट। तो एक एटम किसी भी तरह का रेडिएशन निकाल सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको बाहर से कितना एनर्जी दे रहे हो। करेक्ट? तो मैंने कहा प्लैंक आपको दो बातें बताएंगे। एक कि किस चीज से निकलता है रेडिएशन, मालूम चल गया किससे निकलता है? एटम से, या फिर सभी चीजों से।
तो हमको अब मालूम चल चुका है किस चीज से निकलता है रेडिएशन। अब दूसरा पॉइंट कि अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग एनर्जी क्यों होता है, पर यह बात अगले क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर था, इसको आप अच्छे से पढ़ के आना। अगले क्लास में प्लैंक का असली कहानी शुरू होगा। आपका दिमाग घूम जाएगा जब आपको यह पता चलेगा प्लैंक ने क्या बता दिया। अभी तो शुरुआत हुआ है बेटा। प्लैंक का जब थ्योरी पढ़ोगे ना, आपको ऐसी ऐसी बातें मालूम चलेगी जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया है। तो इसको पढ़ के आएंगे, प्लैंक का एक्चुअल थ्योरी अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो फिर अगले क्लास कंटिन्यू करते हैं बेटा।